1937 को गांधी जी ने सेलुलर जेल के बंदियों को तार से संदेश भेजा। मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और वर्किंग कमेटी की राय में अपनी अपील भी जोड़ना चाहता हूँ। जिंदगी भर तो हमें भेज के खाने पानी, जिंदगी भर तो हमें भेज के खाने पानी। शानी लोगों, दरो दीवार पे लिखी है कहानी लोगों। कहां से शुरू करूं ये कहानी? जुल्म सितम की ये दास्तां, आजादी के परवानों की वीरता और त्याग की गाथा। मैं जो एक रूह हूं, आत्मा हूं, उन तमाम लोगों की जिन्होंने अपने खून पसीने से, अपने बलिदान से, जान की कुर्बानियों से इस मिट्टी के जर्रे जर्रे को आजादी का तीरथ बना दिया। मैं गवाह हूं उस जुल्म का जो यहां आदम के बेटों ने आदम के बेटों पर बेरहमी से ढाए। तो वहीं से शुरू करते हैं, उसी हरियाली से जो कैद करने वालों के जुल्म और कैदियों के खून पसीने से बेदाग थे। कहते हैं अंडमान द्वीप समूह का नाम रामायण के प्रतापी वानर देवता अंडमान यानी हनुमान के नाम पर रखा गया। पुराने जमाने से ये कहानी चली आती है कि जब राम ने लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाई थी तो पहले इन्हीं टापुओं से धावा मारने की सोची थी, लेकिन बाद में इरादा बदलकर धनुष कोटि से हमला किया। इतिहास और पुराण में अंडमान द्वीप समूह इसी सिलसिले में याद किया जाता रहा है। उधर दूसरी शताब्दी के रोमन भूगोल शास्त्री टॉलमी ने इन टापुओं को दुनिया के पहले नक्शे में जगह दी, एक ग्रीक गॉड एगेमेम्नॉन के नाम पर, जो भाग्य का प्रतीक है। इन टापुओं की तरफ लोगों का आना शुरू हुआ
धर्म प्रचारक, लुटेरे, बागी, मल्ला, किस्मत आजमाने को निकले जहाजी, हर तरह के लोग यहाँ आते रहे। 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन टापुओं पर एक बस्ती कायम करने की कोशिश की और यहाँ लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर को भेजा, मगर ये कोशिश नाकाम रही और अगले 60-70 बरस तक किसी ने इन टापुओं की सुध नहीं। प्राकृतिक खूबसूरती और शांत समुद्र के बीच जिंदगी की खामोश लहरें उठती और बैठ जाती। उगते सूरज के साथ पक्षी जागते और डूबते सूरज के साथ इन टापुओं पर जिंदगी सुकून से सो जाती। तभी यानी 1857 की आजादी की लड़ाई टूट गई। संसद में मंगल पांडे की ललकार, संसद में मंगल पांडे की ललकार। भारत छोड़ो जाओ अपने देश हार, रानी झांसी आप यादों पे, रानी झांसी आप यादों पे राणा की दिल्ली दरबार। अंग्रेजों को कौन भगाए, सबने मिलकर किया करो, आखिर बनकर अंग्रेजों की एक बागियों की तलवार। चली मशाले आजादी की तो पे गरजे बारंबार। लोहे से लोहा बजता था, मची हुई थी चीखपुकार। लोहे से लोहा बजता था, मची हुई थी चीखपुकार। सुनो कंपनी वालों सुन लो, सुनो कंपनी वालों सुन लो, नहीं सहेंगे पर पड़ने वाली थी। आजादी के मत वालों को सबक सिखाने के लिए फिरंगी सरकार ने 15 जनवरी 1858 को पूरे के पूरे अंडमान द्वीप समूह को एक कैद खाने में बदलने का फैसला किया। His Excellency गवर्नर जनरल ने काउंसिल में ये फैसला किया है कि अंडमान आइलैंड में कैदियों की एक बस्ती बनाई जाए। इसमें शुरू में ऐसे मुजरिम रखे जाएं जिन्हें बगावत और राजद्रोह और इससे ताल्लुक रखने वाले या देश निकाले की सजा दी गई हो। और इस तरह अंडमान द्वीप समूह की पुरानी खाड़ी का नाम लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पर पोर्ट ब्लेयर रखकर मुजरिमों की बस्ती कायम की गई। सन 57 के वीरों के नक्शे कदम पर कुछ ही साल बाद अंडमान की धरती पर पैर रखे वहाबी आंदोलन के राजनीतिक बंदियों ने 1860 से 1872 के बीच बहुत से वहाबी आंदोलनकारी अंडमान भेजे गए।
सूबे का रहने वाला एक पठान शेर अली आफरीदी भी अंडमान में उस समय उम्र कैद की सजा काट रहा था और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए मौके की तलाश में था। तुम इस भीड़ में कैसे? ओए, हम सुना है फिरंगी का नाट साहब इधर आता है। हम भी देखने आया है जुल्म करने वाले का सरदार कैसा दिखता है। मिस्टर बर्ड, मैं सोचता हूँ कि इस खूबसूरती के बीच रहने के लिए प्रिजनर होना भी मैं एक्सेप्ट कर लेता। Yes, indeed. Just look how beautiful this place is. ये प्रिजनर लोग इस खूबसूरती को नहीं देखते, वरना इस टापू को प्रिजन नहीं स्वर्ग समझते। यस सर, आप ठीक कहते हैं। इधर आइए प्लीज। हम तुमको खत्म करने का प्रयास के साथ हैवानी जुल्म करता है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शेर अली है। जैसा कि होना था, शेर अली को फांसी हो गई। शायद इसी घटना का असर था कि ब्रिटिश सरकार ने कैदियों के साथ और भी कड़ाई बरतने के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। नतीजे के तौर पर सन 1896 में पोर्ट ब्लेयर की खौफनाक सेलुलर जेल का काम चीफ कमिश्नर केविन और इंजीनियर मैक्विन की निगरानी में शुरू हुआ। यूरेनस मैक्विन, आपकी जांच पूरी हो गई? यस सर, हमने पूरा टापू का मुआयना कर लिया है। तो आपके हिसाब से जेल कहाँ बनेगी? मेरा राय में जेल इसी जगह बने तो अच्छा रहेगा सर। इस पहाड़ी पर? यस सर, हम इस पहाड़ी को ईस्ट का तरफ ऊपर से काटकर समुद्र से 60 फीट की ऊंचाई पर मैदान बना देगा। इससे दो फायदा होगा, जेल के लिए जगह निकलेगा और पहाड़ी खात में से जो मिट्टी निकलेगा उससे हम नीचे का दलदल को भरकर ऑफिसर्स के लिए टेनिस एंड क्रिकेट खेलने का मैदान, इवन जिमखाना क्लब भी। लागत से पोर्ट ब्लेयर की इस पहाड़ी पर जेल बनेगा। फॉरेन कारीगरों के अलावा 600 कैदियों को काम पर लगा दिया गया। इस जेल में एक वक्त में 700 कैदियों को बंद रखा जा सकता है। योजना 7 खंड किसी सितारे की भुजाओं की तरह निकले होंगे। हर खंड में 3 मंजिलें बनाई जानी थी और 7 खंड में कुल मिलाकर 698 कोठरियों का निर्माण होना था। ईंटों की ढुलाई के लिए ट्रेन की 5 मील लंबी पटरी बिछाई गई। इमारत बनाने के लिए ढेर सारे सामान बर्मा से मंगवाए गए। जेल को बनाने में कोई 3 करोड़ ईंटें इस्तेमाल की गई। इंसानी खून पसीने की तो कोई गिनती ही नहीं। सुबह दोपहर शाम रात कोड़े चलते रहे और काम होता रहा। दीवार सेलुलर जेल के फाटक हर छोटी बड़ी बात के लिए खोलने शुरू कर दिए। किसी ने पर्चा निकाला तो अंडमान जेल, किसी ने लेख लिखा था। एक नए किस्म के अभियुक्तों ने अंडमान की सेलुलर जेल में कदम रखा। ये नई किस्म थी क्रांतिकारियों की। क्या शानदार लोग! ठीक है, सुनो, इनसे कह दो कि इस जगह पर हम शेर को पालतू बना रहा है। तुम जेल का दीवार देखता है, जानता है इसको इतना नीचे क्यों बनाया? इधर से कोई भागने को नहीं सकता।
यह सब तरफ 1000 माइल्स तक पानी है और ऊपर खुदा है और तुम हमको देखकर हम इधर का खुदा है डेविड बेरी। बेड़ियों की आवाज, वार्डनों की गाली गलौज और मार खाते कैदियों की चीख पुकार से गूंजते कोठरियों का दंग माहौल कड़े से कड़े इंसान को तोड़ने के लिए काफी है। लेकिन इन कोठरियों ने ऐसे बंदी किया है जिन्हें ये माहौल हताश करने की बजाय जुल्म का मुकाबला करने की प्रेरणा देता रहा। वीर विनायक दामोदर सावरकर, ये नाम ऐसे ही बंदियों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता बेड़ियों में जकड़े दाखिल हुए तो उनकी जंजीरों से जुड़े लोहे के पट्टे पर उनके जीव की मियाद खुदी हुई थी 50 बरस। 24 दिसंबर 1910 से 30 दिसंबर 1960 तक। वीर सावरकर उम्र कैद का सजा मिला है। 50 बरस बाद सरकार तुमको छोड़ देगा। मिस्टर बेरी, तुम्हें विश्वास है कि तुम और तुम्हारी सरकार 50 बरस यहां रह पाएगी? सावरकर को लिखा कि आजादी की जो लपटें हिंदुस्तानियों के मन में दहक रही है उन्हें अंग्रेज अब बुझा नहीं सकेंगे और जल्द ही उन्हें जान होगा। इसी प्रबल विश्वास के बल पर सावरकर 10 बरस लंबा अरसा सेलुलर जेल की एक ही कोठरी में रह सके। उन्हें बहुत ही खतरनाक कैदी करार देते हुए इतने कड़े पहरे में रखा गया था कि उनके भाई गणेश को 2 बरस तक पता भी नहीं चला कि वीर सावरकर उनके ही नक्शे कदम पर चलते हुए सेलुलर जेल आ पहुंचे, जहां बरसों की तकलीफ है, जेलर के जुल्म है, कड़ी मेहनत और निदान अकेलापन है, जहां जिंदगी 13 फुट लंबी और 7 फुट चौड़ी कोठरी में सिमट कर रह करती है। ये कैसा शक्ति खाना है? चावल में कंकड़ है, सब्जी में रेत है, जुड़े हुए। सबसे ज्यादा कमी तो पानी की है। आज सुबह जब मैंने पानी मांगा, जमादार बोला दिन में 2 बार मिलेगा बस। अरे पीने लायक होता तो बात थी। इतनी बात मारता है कि नाक बंद करके पीना पड़ता है। इस खाने को कैसे खा सकते हैं? इंदु भूषण, सुधीर, हेमचंद्र, तुम लोग इधर चलो, नारियल के बोरे उठाओ। हर बोरे में है 25 सेर नारियल। इन्हें पहुंचाओ 3री मंजिल पर।
शाम तक हर आदमी को 30 पाउंड तेल निकालना है, समझे? हम इतना तेल कैसे निकालेंगे? वो मशीनें तो हाथ से चलानी पड़ती हैं। जबान मत लड़ाओ बदमाश। जो हाथ बम पिस्तौल चलाते हैं वो मशीन नहीं चला सकते। चलो जल्दी करो, भाग कर जाओ और काम करो। दीदी আছে दीदी देख पीछे। मेरा बात ध्यान से सुनो। जी हुजूर। जो आदमी काम नहीं करे उसको पेट लगाओ। जी हुजूर। समझा? जी। सजा दो, कोई छूट नहीं दो। जी। कोटा पूरा कराओ। जी। लेकिन तमाम मारपीट और गाली गलौज के बावजूद की भी कीमत तोड़ने के लिए काफी थी। चमत्कार। जी हुजूर। इसको 2 दिन तक चाट का वर्दी पाया। कल से इसका गाना बंद। जी। सिर्फ 2 कप खंडी दो। जी। ये पहला बार काम नहीं पूरा किया। इस वास्ते इसको 1 हफ्ता आप करी में रखो। जी हुजूर। ये बागी का बच्चा है, इसको पेड़ी डालो, इसको भी पेड़ी डालो 6 महीने का। तुम अब तक 5 बार काम का कोटा पूरा नहीं किया, हम तुमको इस बदमाशी का मजा चखाएगा। जमादार जी हुजूर। इसको तन्हाई में रखो। जी। सॉलिटरी कंफाइनमेंट। जी। कोठरी में काम दो। जी। नारे बोलेगा, बोल नारे, बोल बोल नारे, बोल बोल नारे, जितनी ताकत है बोल नारे। उल्हासकर दत्त ने इस सारी तकलीफ की दिल को छू लेने वाली तस्वीर खींची है। हमारे गांव में तेल के लिए कोयले में बैल जोते जाते हैं, वो भी दिन में 10 से 12 सेर से ज्यादा। जेल में मुझे 2 और कैदियों के साथ बैल की जगह जोत दिया जाता था और हमें शाम तक 1 मन नाले का तेल निकालने का काम सौंपा जाता। जमादार हमें दौड़ने पर मजबूर करते और रफ्तार धीमी होने पर कोड़े मारते। हर रोज न जाने हम कितनी बार लड़खड़ाते, गिरते और मार खाते, और ये सिलसिला निरंतर चलता रहा। ये काम करने से क्या करता है? क्यों? जैसा बर्ताव ये जमादार करते हैं उसमें मैं काम नहीं करूंगा। मारपीट और सजा का नतीजा ये हुआ कि उल्हासकर ने 7 दिन के बाद खाना पीना और बात करना भी बंद कर दिया। वार्डनों का ख्याल था कि उल्हासकर पागल होते जा रहे हैं, लेकिन जेलर बेरी ने इसे नाटक बताते हुए उल्हासकर को बिजली के झटके लगाने का हुक्म दिया, जिसके बाद उल्हासकर 3 दिन और 3 रात बेहोश रहे। उसके बाद कहीं जाकर डॉक्टर को बुलाया गया। सुनो मिस्टर उल्हासकर, हम जानते हैं जब अपने मुल्क का आजादी के वास्ते ये करता, हम तुम्हारा काम को ठीक नहीं समझते, लेकिन तुम अभी जवान नहीं। एक दिन अपना सजा पूरा करके वापस अपना मुल्क जाएगा, तब अपना हाथ से जान क्यों लेता? क्या तुम डरपोक है? हम अपना सीनियर ऑफिसर का हुक्म नहीं बदल सकते, लेकिन तुम चाहेगा तो हम तुमको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा देगा। ठीक है, इन जानवरों के बीच रहने से पागलों के बीच रहना बेहतर होगा। उल्हासकर की सारी तकलीफ का जेलर डेविड बेरी पर कोई असर नहीं हुआ। उल्हासकर के जाने के बाद बेरी ने वीर सावरकर को चिढ़ाते हुए पूछा, सावरकर,
चुगली पागलपन का बहाना करेगा क्या? तुम्हारे बाद मिस्टर बेरी। अच्छा, हाँ, जिस तरह के अत्याचार तुम कर रहे हो उनसे कोई भी आदमी पागल हो सकता है। रहने दो ये सवाल सावरकर। तुम अच्छी तरह जानता है उल्लासकर पागल नहीं है, बहाना करता है। मिस्टर बेरी, हमारे पास स्ट्राइक के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। छूट नहीं, रियायत नहीं, छूट नहीं, रियायत नहीं। बंदियों को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, बंदियों को छोड़ दो, छोड़ दो। और इस तरह कैदियों ने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल करना शुरू किया। हड़तालों का एक लंबा सिलसिला चलता रहा, मगर ऐसे मामलों से जेलर बेरी और उसके आने के रवैये में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। कुल मिलाकर सेलुलर जेल के कैदी तकलीफ और बदसलूकी के बीच अपने दिन गुजारते रहे। मगर एक सुख का स्मरण ना करना नाइंसाफी होगी। वो सुख था बुलबुलों की चहक, उनका मधुर स्वर, उनके झुंड कल कल करते नारियल के टुकड़ों पर टूट पड़ते। गंभीर विचारों से मुक्ति पाने के लिए मैं मन को बलपूर्वक इन बुलबुलों की चहक में लगाए रखता। मैं अपनी भाषा उन्हें सिखाने में असमर्थ था। यदि सिखा पाता तो मैं उन्हें देश प्रेम के गीत सिखा देता, ताकि अगर कोई मेरी कोठरी खोजता हुआ आए तो लोग कहें कि जिसके सामने बुलबुल देश प्रेम के गीत गा रही हो वही सावरकर की कोठरी है। इनकलाब जिंदाबाद। एक बार में 3 कैदियों को फांसी पर लटका दिया गया। बेवजह बोलने वाली चीखें निकलती, जेल का घंटा घन उठता, जेल की मीनार पर लगी बत्ती जलती बुझती रहती और 8 मील दूर तक खड़े जहाजों तक खबर पहुंच जाती कि फिर से कुछ कैदियों को फांसी पर लटका दिया गया है। 12 मई 1933 को कैदियों ने फिर भूख हड़ताल का सहारा लिया। भूख हड़ताल करने वालों में सरदार भगत सिंह के बहादुर साथी महावीर सिंह भी शामिल थे। हड़ताल के 5वें दिन जब कैदियों को जबरदस्ती खुराक दी जाने लगी तो महावीर सिंह ने ताकतवर विरोध किया। जालिमों, तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं। हम मर सकते हैं और छुपकर नहीं रह सकते। हमें होगा क्या? लाश को कुत्ते ठिकाने लगा दो, किसी को कान कान खबर ना हो। मैं तो कहता हूँ साहब, इसकी समुंदर में बहा